आवाज अभी कोई रिकॉर्डिंग হচ্ছে কিন্তু পুরা। কালকে দিক্কত জন্য যে আমি আজকে বসি পুরো 10 মিনিট লিখতে হবে। गुड इवनिंग आप लोग को वॉइस मिल रहा है? आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पहले हम उस पे डिस्कशन कर लेंगे, नहीं तो हम। आवाज आ रही है। ओके। आवाज आ रही है। हाँ, क्वेश्चन कोई है आप लोग का तो पूछ सकते हैं। देखिएगा, हम टॉपिक वाइज शुरू करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी पर हम चर्चा करेंगे। फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन डाउट लगता है, उस पर आप फिर से चर्चा कर सकते हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे मेन हमारा मकसद होना चाहिए मैक्सिमम नंबर कैसे गेन किया जाए। तो हम टीम वर्क के रूप में काम करेंगे, जितना भी हो सकते हैं मैक्सिमम नंबर। देखिए, अभी नवंबर को पेपर है, आप लोग जानते हैं। तो इसलिए देखिए, अब लोग जानते हैं कि इस समय जो डीएलएड है, ये
जॉब का एकदम सिक्योरिटी वाला एग्जाम बन गया है। और इसमें अगर कोई कर लेता है, क्योंकि बीएड वालों को हटा दिया गया है प्राइमरी से, तो समझ सकते हैं कि अगर सबसे इजी जो जॉब है वो यही है इस समय। अब आप लोग देखे होंगे कि 3,000 पोस्ट भी क्या है अभी उत्तराखंड में प्राइमरी के स्कूल में खाली है, वैकेंसी आने वाली है। तो बहुत ज्यादा क्या है, डीएलएड खत्म जॉब शुरू, समझ सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उसको, एक जॉब के लिए उसको मेहनत कीजिए, उसके बाद जो दूसरा जॉब है वो आगे की बात होगी। पहले इसके लिए भी क्या है, आप देखिए। अब हम क्या फिर है, इसके लिए सीटेट वगैरह भी करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, इसके लिए सीटेट और या फिर टैट करना पड़ेगा, टैट करना ये- पड़ेगा। हाँ, उत्तराखंड का जो यू टैट होता है ना अच्छा। वही करना पड़ेगा। देखिए अगर आप निकाल लेते ना अच्छा। यूटेट, यूटेट भी कर सकते हैं, यूटेट आसान हो जाएगा उसके बाद। क्योंकि यूटेट में क्या होता है, हिंदी आती है और आपका जो नॉर्मल जो मैथ होती है वो, सिलेबस यही होता है सर? जो आपका देखो जो यूटेट जो 1 होता है ना, यूटेट 2 होता है ना जी। उत्तराखंड। हाँ, तो उसका हाँ जो जी। 1 नंबर का जो पेपर होता है, 1 नंबर का जो पेपर होता है उसको क्लियर करना पड़ेगा। उसे क्लियर करेंगे तो बस वही, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। जब आप ये क्लियर कर लेंगे तो वो तो आसान है और क्लियर करना। उसमें तो क्या है, आपको 90 मार्क्स लाना है, तो वो उसके लिए तो और ज्यादा आसान है। जी। उसमें हाँ, आप जो मैथ पढ़ेंगे इससे भी लो लेवल का मैथ आता है, और उसमें इन्वायरमेंट आता है। जो हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट और साइंस से कुछ सवाल आते हैं, और उससे आते हैं। और जो जो जिसके बाद आपको बोल रहा हूँ फर्स्ट पेपर के बाद, और हिंदी आता है, पेडागोजी आता है, और आपका हिंदी पेडागोजी, यही सब आते हैं। तो उसमें दिक्कत नहीं, यही ये वाला अगर आपने बढ़िया से कर लिया तो आपके लिए टैट कोई बड़ी बात नहीं है। ये मेन है, क्योंकि इसमें अब 650 पोस्ट है, पूरे उत्तराखंड के लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो और इसमें के कोई कट ऑफ मार्क तो है नहीं, क्योंकि इसमें जितना मैक्सिमम नंबर लाएंगे उतना ही क्या है आपका बढ़िया रहेगा। तो हम क्या है, अब एक एक क्या है टॉपिक बाई एक एक क्या होता है, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है नीचे हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, जिससे क्या होता है कि आप एक एक क्रमबद्धता बनी रहे, यानी ऑर्डरिंग बने। देखिए अगर आप लोग का किसी का अगर इंग्लिश मीडियम है तो हम नोट्स भी क्या है इंग्लिश मीडियम में देंगे। अगर इंग्लिश मीडियम कोई है तो आप लोग बता दीजिएगा, हम आज तो नहीं लाए, कल से क्या होता है उनके लिए इंग्लिश मीडियम के भी क्या पीडीएफ उनको प्रोवाइड करवा देंगे। हाँ, तो इंग्लिश मीडियम का भी क्या है पीडीएफ, जो पीडीएफ है उसको उपलब्ध करवा देंगे। केवल बोल दीजिएगा, क्योंकि अगर एक वाला है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर इंग्लिश वाले हैं तो उनके लिए भी कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। तो यही मेन है। तो देखिए हम सबसे पहले देखिए, सबसे जो लोगों को आसान जो जीएस में लगता है वो हमें पॉलिटी लगता है। देखिए पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस विषय में बहुत अंतर होता है। हमें पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ना है, हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। यानी हमारे यहाँ पे जो राज व्यवस्था है उसको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, राज व्यवस्था को पढ़ना है, यानी पॉलिटी पढ़ना है। हमें पॉलिटिकल साइंस है जिसको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं उसको नहीं पढ़ना होता है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि हमें क्या पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है। पॉलिटी का मतलब होता है जिसमें राज व्यवस्था होगी, एक देश जो है, एक स्टेट जो है वो कैसे शासन करती है या उसमें प्रशासन कैसे होते हैं, उनके बारे में पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो देखें, और एक बात समझ लीजिएगा। देखिए हम लोग हिंदी में जिसे देश कहते हैं या कंट्री कहते हैं, देश या कंट्री क्या होता है, पॉलिटिकल या पॉलिटी के भाषा में कुछ नहीं होता है। वो एक क्षेत्र को कहा जाता है कंट्री या देश कहते हैं। जो पॉलिटिकल भाषा होता है या उसका मेन होता है नेशन, जिसे राष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नेशन कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं। तो एक जो हम देश, जिसे सामान्य भाषा में जिसे हम देश कहते हैं ना, उसको क्या है पॉलिटिकल जो लैंग्वेज होता है उसमें उसको क्या कहते हैं, नेशन कहते हैं, यानी राष्ट्र कहते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, पॉलिटी में एक राष्ट्र होना बहुत जरूरी है, यानी नेशन होना चाहिए। और बोलेंगे ये नेशन जो शब्द है ये कहाँ से आया है। देखिए नेशन जो शब्द है ना ये यूरोप से आया है। यूरोप में सबसे पहले क्या है, आप लोगों को मालूम होगा कि सबसे पहले वहां पे क्या है, संसदीय व्यवस्था, यानी लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था है, यानी राजतंत्र को हटा के लोकतंत्र लाने वाला पहला जो प्रोसेस शुरू हुआ था वो यूरोप में शुरू हुआ था। तो यूरोप में क्या है, जब राजतंत्र हुआ करता था तो वहां पे क्या है, जो धर्म था, धर्म मतलब जो वहाँ के चर्च होते थे, चर्च और जो राजा होते थे उनके बीच में क्या आपस में गठबंधन होते थे, समझौता होते थे कि दोनों मिलके क्या है जो प्रजा या राज्य को चलाना होता है। लेकिन क्या हुआ, जब लोगों में मध्यम वर्ग के उदय हुआ, मतलब जो मिडिल क्लास जिसे कहते हैं,
देखिए मिडिल क्लास क्या होता है, एक बात याद रखिएगा, कोई भी नए परिवर्तन लाने वाला व्यक्ति कौन होता है, मिडिल क्लास होता है। और हमेशा दुनिया में जो भी लोग परेशान है, अधिकतर मिडिल क्लास वाले लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। वो क्या होता है, अपने जो स्थिति होता है ना उससे कभी संतुष्ट नहीं होता है मिडिल क्लास वाले। तो यूरोप में जब मिडिल क्लास मतलब जो पढ़े लिखे होगा, जॉब करने वाले जो लोग होते हैं, तो उसको मिडिल क्लास कहा जाता है। तो मिडिल क्लास जब उत्पन्न हुआ ना, तो उदय हुआ, इसका ओरिजिन हुआ, तो उन्होंने राजतंत्र को नकार दिया। बोले कि हमें राजतंत्र नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, लोकतंत्र चाहिए, यानी डेमोक्रेसी चाहिए। क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है, मिडिल क्लास वालों की क्या होता है, हिस्सेदारी होती है। और जो राजतंत्र होता है उसमें मिडिल क्लासों की हिस्सेदारी नहीं होता है, बल्कि जो कुलीन वर्ग होता है, कुलीन वर्ग मतलब कि एक विशेष वर्ग के लोग होते हैं, उसको कुलीन कहा जाता है, निश्रेष्ठ कहा जाता है। उन्हीं का क्या वर्चस्व होता है राजतंत्र में। तो सबसे पहले राष्ट्र जो शब्द है, नेशन जिसे हम कहते हैं, वो शब्द कहाँ से आया, यूरोप से आया। क्यों आया, क्योंकि वहाँ पे मिडिल क्लास हुआ, और मिडिल क्लास ने की जो उपज है ये इसके लिए इसमें हुआ। अगर किसी को ज्वाइन होने में अगर दिक्कत होगा तो आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगर किसी को भी ज्वाइन होने में दिक्कत हो रहा हो तो आप लोग मैसेज करके उसको सॉर्ट आउट कर लीजिएगा, कि कभी कभी हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। तो देखिए नेशन शब्द यानी राष्ट्र जो शब्द है वो कहाँ से आया, यूरोप से आया। और राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देखिए राष्ट्र जो होता है उसके लिए कुछ पार्टिकुलर क्या होता है, कुछ क्राइटेरिया होता है, यानी कुछ विशेषताएं होती है। जो नेशन जो शब्द होता है, देखिए नेशन जो शब्द होता है उसके लिए चार विशेषताएं होनी चाहिए, फोर कंपोनेंट होना चाहिए। तो हमारा सबसे पहला क्या है, राष्ट्र। राष्ट्र मतलब नेशन। सबसे पहले क्या आता है, नेशन। देखिए हमारा देश क्या है, हम नेशन है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम क्या देश नहीं है। नेशन का मतलब राष्ट्र होता है, नेशन का मतलब राष्ट्र होता है, ध्यान दीजिएगा। तो नेशन के लिए देखिएगा, कोई भी नेशन बनता है ना तो उसमें चार चीज होना चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, वहां पे एक क्या होता है, जियोग्राफिकल कंडीशन होना चाहिए, यानी वहां पे एक भौगोलिक स्थिति होना चाहिए। यानी भौगोलिक मतलब क्षेत्रफल होना चाहिए, एक लैंड होना चाहिए, उसका कुछ एरिया होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, भौगोलिक स्थिति होना चाहिए, भौगोलिक चीज होना चाहिए, यानी जो जियोग्राफिकल स्थिति उनकी होनी चाहिए, भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए। जैसे सर आवाज भारत, क्लियर नहीं आ रहा है। एक मिनट देखते हैं। भौगोलिक क्या होनी चाहिए, एक स्थिति होनी चाहिए। अभी आवाज क्लियर जा रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रहा सर। अब जा रहा है, आवाज क्लियर जा रहा है आप लोगों को, सर नहीं आ रही है। नहीं आ रही है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। एक मिनट। नेटवर्क इशू तो नहीं है? आप लोगों को तो आवाज मुझे बहुत क्लियर आ रहा है, मेरा आवाज कैसे नहीं आ रहा हाँ, आपका बीच बीच में सर वो हो जा रहा है, एकदम गायब सा हो जा रहा है आवाज। है। आपकी आप तो लोग आवाज साफ आ रही है। अगर मोबाइल में किसी में देख रहे हो तो वॉल्यूम जरा बढ़ा लीजिएगा। मेरे यहाँ पे आप लोग का आवाज क्लियर आ रहा है, एक मिनट देखो। तो देखिए क्या होता है कि पढ़ाते पढ़ाते ना बीच में से स्किप हो जा रहा है। हाँ ठीक है ना। अभी तो ठीक आ रहा है, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते बीच में स्किप हो जा रही है, आवाज गायब सी कभी हो जा कभी रही हो जाता है नेटवर्क का, कभी कभी इशू हो जाता है, धन्यवाद। देखिए क्या है। होता मेन है कि पॉइंट छूट जा रहा नेशन है ना में क्या है, फोर कंपोनेंट होना चाहिए, यानी चार क्या है, अव्यय होना चाहिए, तभी नेशन बनता है। तो पहला जो कंपोनेंट होता है वो क्या है, ज्योग्राफिकल कंडीशन होता है। और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। क्या होता है, पॉपुलेशन होता है। पॉपुलेशन मतलब क्या है, इसको जनसंख्या। इसे कहते हैं, क्या होना चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, हाँ। जनसंख्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। और तीसरा जो होता है, गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट का मतलब होता है सरकार। एक बात ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने हमारे देश 1947 से पहले हमारे देश में ये तीन चीज तो था हमारे यहाँ पे, लेकिन क्या है, उसे हम नेशन नहीं कहते थे, उसको क्या कहते, कॉलोनी कहते थे, यानी उपनिवेश कहा जाता था। ध्यान दीजिएगा, 15 अगस्त 1947 से पहले, यानी 15 अगस्त 1947 से पहले हमारे देश को क्या कहते थे, उपनिवेश कहा जाता था, या कॉलोनीज कहा जाता था, कॉलोनी कहा जाता था। लेकिन क्या था, उस समय हमारे यहाँ पे एरिया भी था, पॉपुलेशन भी रहा होगा हाई, और गवर्नमेंट भी था। लेकिन क्या है, उसको नेशन नहीं कहा गया है। नेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है संप्रभुता, इसको सॉवरेनिटी कहा जाता है। संप्रभुता का मतलब क्या होता है, सॉवरेनिटी होता है।
सॉवरेनिटी का मतलब होता है कि हमारा जो सरकार है कोई भी डिसीजन जो लेती है उसके लिए क्या है, ना तो आंतरिक कोई दबाव होता है उनके ऊपर, ना तो कोई बाहरी दबाव होता है, यानी एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर हमारे गवर्नमेंट के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे समझ लीजिएगा, अगर हमारी सरकार क्या है, नागरिकता पर कोई कानून बनाता है, सिटीजनशिप पर कोई कानून अगर बनाती है, तो उस पर कोई देश हमारे देश के ऊपर प्रेशर नहीं डाल सकते कि ऐसे बनाओ वैसे बनाओ, ऐसे नहीं कर सकती। ठीक है, तो इसे कहते हैं सॉवरेनिटी, यानी क्या है, सॉवरेनिटी या संप्रभुता इसको कहा जाता है। तो नेशन बनने के लिए चार चीजों की होना, नहीं फोर कंपोनेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जियोग्राफिकल कंडीशन होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होना चाहिए और सॉवरेनिटी होनी चाहिए। तो ये चार चीज जब हो जाएगा तो उसको हम नेशन कहेंगे। अब नेशन तो हमारा है, अब नेशन को चलाने के लिए यानी राष्ट्र को रन करने के लिए या राष्ट्र को क्या है एक सुशासन देने के लिए, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता होगी, संविधान की आवश्यकता होगी। और वो संविधान कैसे बना हमारे देश में? संविधान पहला देखिए, पहला संविधान क्या होता है, संविधान को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे, इसको इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए कि ये क्या बन जाएगा। संविधान को अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो आसान शब्दों में क्या कहेंगे, देखिए इसको दो शब्द में विभाजित करते, एक होता है सम और एक होता है विधान। एक होता है सम और दूसरा होता है विधान। सम का मतलब होता है सामान्य यानी इक्वल, और विधान का मतलब होता है कानून, लॉ। यानी हमारे देश में संविधान क्या है, सबके लिए एक जैसा कानून या एक जैसा लॉ प्रदान करता है। संविधान को अगर आपसे पूछेगा कि संविधान है क्या चीज, तो बताइएगा संविधान क्या होता है, किसी देश को संचालित करने के लिए, प्रशासनिक रूप से संचालित करने के लिए कानूनों का एक दस्तावेज है, यानी ड्राफ्टिंग ऑफ क्या होता है, लॉज। फिर इसमें बहुत सारे लॉ क्या होते हैं इसमें इंक्लूडिंग रहता है, मतलब उसमें रहता है। तो उसे क्या कहते हैं, हम संविधान कहते हैं। तो संविधान दो शब्द से बना है, सम धन विधान। सम का मतलब होता है इक्वल और विधान का मतलब होता है कानून या लॉ होता है। धनिएगा, संविधान क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। अब एक बात धनिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ये जो संविधान है ये सबसे पहले किस देश में ये संविधान बना था, कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो इंग्लैंड जिसे हम लोग कहते हैं, यहाँ पे सबसे पहले संविधान को लागू किया गया। विश्व का पहला संविधान अगर किसी ने बनाया है तो विश्व का पहला संविधान किसने बनाया है, इंग्लैंड ने बनाया है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा पहला संवैधानिक देश कौन सा है तो आप बताएंगे इंग्लैंड है। ठीक है, इंग्लैंड क्या है, विश्व का पहला देश है जिनमें क्या है संविधान को लागू किया गया। अब आते हैं हमारे देश में। अब जब ब्रिटिश यहाँ पे शासन कर रहे हैं तो हमारे यहाँ के जो लोग हैं उन्हें, वो भी लंदन गए होंगे, इंग्लैंड गए होंगे, तो उन्होंने देखा है कि जो लंदन में जो कानून व्यवस्था है और हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। वहां पर लंदन में या इंग्लैंड में सभी नागरिक को यानी जो जो सिटीजन है उनको एक जैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, एक जैसे कानून पर लागू है। लेकिन अंग्रेज लोग क्या है, हमारे देश में अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं, और क्या है इक्वल नहीं, अंग्रेज के लिए अलग सा पूरा व्यवस्था है और जो इंडियन है उनके लिए अलग सा व्यवस्था है। तब यहाँ के जो मिडिल क्लास है वो धीरे धीरे आप लोग जानते हैं इकट्ठा हुआ, और नेशनल मूवमेंट का जो पूरा पीरियड चला, तो नेशनल मूवमेंट पीरियड के समय सबसे पहले एमन रॉय एक व्यक्ति थे जो कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। इन्होंने सबसे पहले बोला कि हमारे देश में एक संविधान बनना चाहिए। हमारे देश में क्या बनना चाहिए, पहला किसने बोला, एमन रॉय ने बोला। उसको मानवेंद्र नाथ रॉय उनका क्या वास्तविक नाम थे, और कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। तो ये व्यक्ति ने पहले, अगर किसी व्यक्ति का नाम अगर आपसे पूछा जाए कौन थे, एम एन रॉय यानी मनमन नाथ रॉय थे। दूसरी बात, जो हमारे कांग्रेस पार्टी जो थे ये क्या है 1935 में क्या होता है, आधिकारिक रूप से ऑफिशियल रूप से क्या है एक संविधान बनाने की बात की गई। लेकिन संविधान बन नहीं पाया क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, वो नहीं चाहते थे कि इंडियन और जो हमारे यहाँ पे अंग्रेज है उनको बराबर का अधिकार दिया जाए। बाद में क्या है, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ तो 1940 में क्या है
कि अंग्रेजों क्या है इसे इसे मान लिया, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो मान लिया कि भारत के लिए एक अलग से संविधान बनाया जाए। समझिए। लेकिन क्या है, इसका इसका प्रस्ताव ये था कि संविधान सभा का गठन तब किया जाएगा जब द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होगा, समाप्त होगा। आप लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब समाप्त हुआ, 1945 में। देखिए 1945 में क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि 1946 में भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 3 सदस्यीय एक कमेटी भेजता है। कितने सदस्य एक कमेटी भेजता है, 3 सदस्यीय कमेटी भेजता है, जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। जिसका नाम क्या होता है, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन भारत में कब आया, 1946 में भारत आया। क्यों, क्योंकि 40 में इन्होंने बोला कि हम द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में क्या एक संविधान सभा बनाएंगे। तो कैबिनेट मिशन आया और इसमें 3 व्यक्ति इसमें शामिल थे। ठीक है, इसमें एक था पैथिक लॉरेंस, दूसरा दूसरा था ए बी अलेक्जेंडर, और तीसरा था क्रिप्स। ये जो पैथिक लॉरेंस थे, ये क्या था, इस कमिटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। इस कमिटी के क्या थे, अध्यक्ष। समझ लीजिए, इस समिति के क्या थे, अध्यक्ष। तो कैबिनेट मिशन ने यह तय किया कि भारत में एक संविधान सभा बनानी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनना चाहिए। लेकिन वो कैसे बनेगा, कैसे बनेगा इस पर विचार हुआ। देखिए उस समय हमारे देश की जो स्थिति थी, प्रशासनिक व्यवस्था जो था, उसमें क्या था कि कुछ देशी रियासत हुआ करता था, जिसमें नवाब थे, जमींदार थे और राजा वगैरह ये लोग होते थे। तो इनको देशी राज्य कहते। जैसे आप लोग उत्तराखंड में गढ़वाल में आप लोगों ने सुना होगा कि यहाँ पे टिहरी रियासत हुआ करता था। तो टिहरी रियासत जैसे ऐसे भारत में बहुत सारे ऐसे रियासत हुआ करता था, और कुछ अंग्रेजों के पास शासन था। तो उन्होंने क्या किया कि जहां पर अंग्रेजों का शासन था, उन्होंने बोला कि यहाँ से संविधान सभा के जो सदस्य होगा, वहां के जो सदस्य होंगे वो क्या होगा, उसका चुनाव होगा, यानी इलेक्शन के माध्यम से चुना जाएगा। यानी वहां पे जो राज्य होंगे, उस राज्य में जो विधानसभा के सदस्य होंगे, वो क्या होगा, संविधान सभा के सदस्यों को चुनेंगे। जैसे मान लेते यूपी, यूपी उस समय क्या था, बड़ा राज्य था। तो यूपी में एक विधानसभा था, तो उन विधानसभा के माध्यम से क्या, तो उनका सदस्य का चुनाव होना था, क्योंकि ये क्या अंग्रेजों के अंडर था। लेकिन जहां पर क्या है, अंग्रेजों का शासन नहीं था, बल्कि देशी रियासत थे, जैसे तिगरी हो गया और भी बहुत जगह होगा, जैसे हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, ऐसे जो क्षेत्र था, यहाँ पे क्या है कि वहाँ के जो नवाब थे या जमींदार थे या राजा थे, उनके सलाह के अनुसार वहां से सदस्य को मनोनीत किया गया, मनोनीत अपॉइंटमेंट किया गया। तो देखिए 2 प्रकार से क्या है, सदस्यों को चयन किया गया था। एक जहां पे क्या था, जहां पे ब्रिटिश प्रांत थे या ब्रिटिश प्रोविंस थे, वहां पे इलेक्शन के माध्यम से सदस्यों को चुना गया था। और जहां पे देशी रियासत हुआ करता था, वहां पे क्या है, अपॉइंटमेंट के माध्यम से क्या सदस्यों, यानी संविधान के सभा के जो सदस्य थे, उनका चयन किया गया। अब चयन होने के बाद क्या है, देखिए उस समय पाकिस्तान भी के भी लोग उसमें शामिल थे, और इंडिया के लोग तो थे, बांग्लादेश भी थे उसमें। उस समय की स्थिति समझ लीजिएगा। उस समय भारत में क्या क्या था, भारत तो था ही था, उसके बाद पाकिस्तान भी रहा और उसके बाद बांग्लादेश भी रहा। तो इस प्रकार से जो चुन के आए थे, उनमें से क्या थे, उनमें से 389 लोग चुन के आए थे, यानी 389 लोग क्या है, चुन के आए थे। उसमें पाकिस्तान की बात बोलो, जब पाकिस्तान बांग्लादेश एक साथ था, समझ लिया। तो 389 लोग क्या है, ये चुन के आए थे, यानी बन गया था। इसमें हैदराबाद जो रियासत था, जिसको आज हैदराबाद यानी तेलंगाना वाला जो क्षेत्र है, उसको निजाम कहते थे या हैदराबाद का रियासत कहा गया था। उनमें से सबसे ज्यादा क्या है, सदस्य मनोनीत होकर आए थे, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। और इसमें क्या है, 15 जो मेंबर थे वो महिलाएं थी, यानी फीमेल कितनी थी, 15 क्या फीमेल में चुन के आई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया उत्तराखंड में। तो 15 महिलाएं थी
और हैदराबाद से सबसे अधिक चुन के आए थे, मतलब अपॉइंटमेंट होके आए थे, नहीं मनोनीत होके आए थे। लेकिन आप लोग जानते हैं कि 14 अगस्त को क्या पाकिस्तान भारत से अलग हो गया। जब पाकिस्तान भारत में से अलग हो गया तो हमारे जो संविधान सभा में 389 जो सदस्य था उनको घटा के क्या बन गया था, 299 सदस्य बन गए। यानी विघटन के बाद, यानी विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्य कितने रह गए, 299 सदस्य रह गए। और विभाजन से पहले कितना था, 389। ध्यान दीजिएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और इसमें से 229 क्या है, ब्रिटिश प्रांतों से आए थे, और 70 क्या है, देशी रियासतों से क्या है, मनोनीत होकर आए। इसको ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जब ये चुन के आए तब क्या है, हमारे देश में जो दिल्ली है वहां पे एक संग्रहालय है, या पहले उसमें बहुत बड़ा पुस्तकालय होता है, उसको सेंट्रल हॉल कहा जाता है, या आजकल उसको क्या है, संविधान सभागार कहा जाता है। तो संविधान सभागार में क्या होता है, सबसे पहले 9 दिसंबर 1946 को क्या है, सभी लोग आपस में मिले, या पहला बैठक शुरू हुआ, यानी पहला क्या हुआ, सेशन शुरू हुआ, यानी सत्र शुरू हुआ। जब पहला सेशन शुरू हुआ तब क्या है, जो हमारे संविधान सभा के जो सर्वोच्च यानी बुजुर्ग व्यक्ति थे, सबसे एजेड व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। उनका नाम क्या था, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। इनको क्या है, अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। कैसे, अस्थायी टेम्पररी प्रेसिडेंट उनको चुना गया था। बाद में क्या हुआ कि जो 11 दिसंबर का जो बैठक होता, अगला बैठक कब होता है, 11 दिसंबर 1946 में जो दूसरा बैठक होता है, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या होता है, हमारे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी परमानेंट प्रेसिडेंट चुना गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाए कि हमारे संविधान के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, समझिएगा। उसके बाद जो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे, जिसको ये क्या है, संविधान सभा के क्या उपाध्यक्ष थे। और बी एन राव क्या थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे। बी एन राव क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर, यानी सलाहकार के रूप में इनको चुने गए। ध्यान दिया, इनको क्या है, चुने गए। तो ये क्या है, संविधान का दूसरा बैठक यहाँ पर हुआ। संविधान का जो तीसरा बैठक होता है, उस बैठक में ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में जो ऑब्जेक्टिव मोशन जो है, ऑब्जेक्टिव मोशन जिसे कहते हैं उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, नेहरू जी द्वारा कब प्रस्तुत किया गया, 11 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया, यानी 13 दिसंबर, सॉरी 13 दिसंबर 1946 को ये प्रेजेंट किया गया। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव मोशन कहते हैं, या उद्देश्य प्रस्ताव इसे कहा गया, या ऑब्जेक्टिव मोशन इसे कहा गया। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है या ऑब्जेक्टिव मोशन है, यही क्या है, हमारे संविधान का क्या बना, प्रियम्बल बना। क्या बना, प्रियम्बल बना। प्रियम्बल मतलब प्रस्तावना। तो हमारे संविधान का प्रस्तावना क्या बना, उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव मोशन, जो लाया गया था नेहरू जी द्वारा। किसके द्वारा लाया गया था, जवाहरलाल नेहरू थे, इनके द्वारा लाया गया। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इनको क्या है, लाया गया। और यही क्या होता है, हमारे संविधान का जो प्रियम्बल है, वो प्रियम्बल क्या है, यही है। ध्यान दीजिएगा, प्रियम्बल को प्रस्तुत किसने किया था, नेहरू जी द्वारा इनको प्रस्तुत किया गया था, प्रेजेंट किया गया था। इसको समझिएगा, जो आपको यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद देखिएगा, हमारे जो संविधान मूलतः जो बने हैं, बनने में क्या है, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का समय लगा। और जब संविधान बना, तो देखिए संविधान जब बना, संविधान देखिए, संविधान का जो अंतिम बैठक हुआ है वो क्या है, 14 से 26 नवंबर के बीच में हुआ। और 26 नवंबर को क्या है, हमारे संविधान बन के 1949 में बन के तैयार हो गया था। इस दिन को क्या था, संविधान बन के तैयार हुआ। लेकिन संविधान का जो अंतिम बैठक हुआ था, संविधान का जो अंतिम बैठक हुआ था, वो 24 जनवरी को हुआ था, 24 जनवरी 1950 को हुआ।
और इसी दिन क्या है, संविधान सभा ने राजेंद्र प्रसाद जी को क्या है, राष्ट्रपति के रूप में, प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अगर आपसे पूछा जाए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो राष्ट्रपति बने थे, उनको चुनाव या उनके चुनाव में मतदान किसने किया था, तो संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्होंने उनको चुना। कब चुना था? 24 जनवरी 1950 को चुना गया। और इसके बाद 26 जनवरी को, 26 जनवरी 1950 को क्या है, हमारे संविधान पूर्णतः क्या है, लागू किया गया। क्या है, पूर्णतः क्या है, लागू किया गया। ठीक है, तभी से क्या होता है, देखिए जिस दिन हमारा संविधान लागू किया गया ना, उसी दिन क्या होता है, उसी दिन को हम क्या कहते हैं, समझ लीजिएगा, उसी दिन को हम क्या कहते हैं, हम गणतंत्र बनते हैं, रिपब्लिक। रिपब्लिक, अगर आपसे पूछा जाए कि हम रिपब्लिक का कब बने, तो हम रिपब्लिक 26 जनवरी 1950 को हम रिपब्लिक बने। ध्यान दीजिएगा, इससे पहले हम रिपब्लिक नहीं थे। ठीक है, इससे पहले हमारे यहाँ पे जो शासन व्यवस्था चल रहा था वो क्राउन यानी ब्रिटिश रूल के अनुसार चल रहा था। और 26 जनवरी 1950 के बाद हमारी जो संविधान बन के तैयार हुआ था, उस संविधान के अनुसार हमारे यहाँ का प्रशासन चल रहा था। इसको ध्यान रखिएगा, प्रशासन कब से शुरू हुआ, 26 जनवरी को। और 26 जनवरी हम क्या बने, रिपब्लिक। अब थोड़ा सा इसमें दो शब्द याद रखिएगा, एक होता है रिपब्लिक और एक होता है डेमोक्रेसी। या हम लोग थोड़ा सा, आप लोग देखेंगे अभी हम 15 अगस्त मनाए हैं, और दूसरी बात है कि अभी जब जनवरी महीना आएगा तो हम क्या 26 जनवरी मनाएंगे। 26 जनवरी को क्या होता है, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो रिपब्लिक डे में क्या होता है, जो राष्ट्रपति होती है या होते हैं, वो क्या होता है, ये राष्ट्रपति भवन में झंडा को क्या है, फहराया जाता है, समझिएगा, रिपब्लिक डे पे। और हमारे यहाँ पे जब स्वतंत्रता दिवस होता है, यानी फ्रीडम होता है, आजादी का जो दिन होता है 15 अगस्त, उसमें क्या होता है, प्रधानमंत्री जो है वो लाल किला पे झंडा को क्या होता है, फहराते हैं। तो इन दोनों को याद रखिएगा। दूसरी बात क्या होता है, दो शब्द याद यहाँ पे और याद रखिएगा, एक होता है डेमोक्रेसी और एक होता है क्या, रिपब्लिक। देखिए अभी आपको होता है कि हम क्या है, नेशन है, हमारा जो पूरा सिस्टम है वो क्या है, नेशन है। एक होता है नेशन और एक होता है गवर्नमेंट। यानी नेशन के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट। यानी सबसे बड़ा क्या होता है, नेशन, यानी राष्ट्र सबसे बड़ा होता है। इसमें देखिए शब्द आता है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद या राष्ट्र क्या, राष्ट्र सबसे बड़ा होता है, उसी के अंदर गवर्नमेंट होते हैं, सब कुछ उसी के अंदर होता है। तो अगर किसी देश के जो नेशन है, नेशन के जो हेड होता है, हमारे राष्ट्र के जो हेड होता है, उसका अगर इलेक्शन के माध्यम से उसको हम क्या इलेक्टेड करते हैं, तो उस देश को क्या कहते हैं, रिपब्लिक कहते हैं। आप लोग सुने होंगे कि हमारे देश के जो राष्ट्रपति है यानी प्रेसिडेंट है, उनको क्या है, इलेक्ट किया जाता है। वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, वो अलग बात है। तो राष्ट्रपति का क्या होता है, यहाँ पे इलेक्शन होता है। तो इसलिए हमारे देश के जो हेड ऑफ द नेशन कौन है, प्रेसिडेंट है। तो हेड ऑफ द प्रेसिडेंट का यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है। तो हम क्या है, रिपब्लिक। तो हम क्या है, रिपब्लिक। समझिएगा, रिपब्लिक में क्या होता है, हेड ऑफ द नेशन क्या होना, इलेक्टेड होना चाहिए। और दुनिया का पहला रिपब्लिक कंट्री कौन है, यूएसए। जो अमेरिका है, ये दुनिया का पहला रिपब्लिक कंट्री है। देखिए ब्रिटेन रिपब्लिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है। ब्रिटेन में क्या है, डेमोक्रेसी है, लेकिन क्या नहीं है, रिपब्लिक नहीं है। हम, अगर आप लोगों ने प्रियम्बल पढ़े होंगे आप सभी ने, उसमें देखिए लिखा होता है कि हम क्या है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री है या नेशन है। तो हम क्या है, डेमोक्रेटिक भी है और रिपब्लिक है। और डेमोक्रेटिक यानी लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि हमारे जो गवर्नमेंट होते हैं, यानी सरकार जो होती है, वो भी इलेक्टेड होनी चाहिए। अभी देखिएगा लोकसभा का चुनाव आप लोगों ने देखा होगा, वोट भी डाले होंगे, उसमें फिर से क्या न्यू गवर्नमेंट बनी है। तो गवर्नमेंट का वो भी क्या होता है, हम इलेक्टेड करते हैं। तो जब गवर्नमेंट का भी, जब इलेक्शन के माध्यम से गवर्नमेंट को हम चुनते हैं, तो वो भी क्या होता है, उसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। तो भारत क्या है, रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेसी भी है। ठीक है, रिपब्लिक भी है और डेमोक्रेसी है, इसको दोनों भाग है। दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक कंट्री कौन है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। दुनिया का पहला डेमोक्रेटिक जो लोकतांत्रिक जो देश है, दुनिया का पहला लोकतांत्रिक जो देश है,
वो आपका इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है, इसको ध्यान रखिए। और दुनिया का पहला गणराज्य जो है, गणराज्य या रिपब्लिक जो देश है, ये कौन है? यूएस। और इंडिया क्या है? दोनों है। भारत क्या है? इंडिया अर्थात भारत क्या है? हम गण लोकतांत्रिक भी है और हम लोग क्या है? रिपब्लिक भी है, डेमोक्रेटिक भी है हम और रिपब्लिक भी है। ठीक है, ध्यान देगा। जहाँ पे राजतंत्र है और वहां पे सरकार भी है तो उसको हम केवल लोकतंत्र कहेंगे। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जैसे क्या है? भूटान है, भूटान में क्या है? राजा भी है और प्रधानमंत्री है। जापान में देखिए, जापान में राजा भी है और प्रधानमंत्री है, तो इसको डेमोक्रेटिक कहेंगे। लेकिन जैसे नेपाल देखिएगा, नेपाल में क्या है? 2008 के बाद खत्म हो गया वहां पे राज परिवार, और वहां पे क्या है? रिपब्लिक। वहां पे भी राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसको बड़ी ध्यान रखिएगा। तो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक अब लोगों को समझ में आ गया होगा, नहीं आ गया तो फिर से पूछिएगा। हाँ जी। अब देखिए देखिए 26 जनवरी को क्या, 26 नवंबर को क्या हमारा संविधान बन के तैयार हो गया। इसलिए 26 नवंबर को हम क्या मनाते हैं? संविधान दिवस मनाते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए इन सारे जगह से क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, सब क्या होता है? जीके के क्वेश्चन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि संविधान दिवस या कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 22 पार्ट था, 395 क्या होता? आर्टिकल था, अनुच्छेद था, और 8 क्या है उसमें? शेड्यूल या अनुसूचिया था। ठीक है, जब हमारा संविधान बना था 24 जनवरी 1950 को क्या है? हमने अपने राष्ट्रगान और जो राष्ट्रगीत है उनको अपनाया। आप लोग जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रगान है और जो राष्ट्रगीत है, इसको हमने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को हमने अपनाया। देखिए राष्ट्र जो गान है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने उनको लिखा था, आप लोग जानते हैं। और जो राष्ट्रीय गीत है, जिसको वंदे मातरम कहा जाता है, वो क्या है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने क्या है? उसको लिखा। ध्यान दीजिएगा, दो चीज है, एक है राष्ट्रगान, ध्यान दीजिएगा, एक है आपका राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, और एक है राष्ट्रगीत। ये दोनों अलग अलग चीज है। जो जन गण मन है वो क्या है? राष्ट्रगान है, जिसको टैगोर जी ने इनको लिखा है। और जो चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, बंकिम, कई चटर्जी लिखा रहता है, कई चट्टोपाध्याय लिखा रहता है हिंदी में। इन्होंने क्या है? राष्ट्रगीत लिखा, जिसको वंदे मातरम कहा जाता है। देखिए जो राष्ट्रगान होता है, इसको 52 सेकेंड में इनको गाना होता है। और इनका जो शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी शॉर्ट होता है, वो 22 सेकेंड का होता है। कितने सेकेंड का होता है? 22 सेकेंड। जो राष्ट्र गीत जो गाया जाता है, वो 105 सेकेंड में गाया जाता है। 105 सेकेंड में क्या होता है? राष्ट्र गीत को गाया जाता है। ध्यान राष्ट्र गीत को 105 सेकेंड में गाना होता है, और राष्ट्र गान को 52 सेकेंड में क्या होता है? गाना होता है। तो इसको देखिएगा, टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखे हैं, और राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने क्या है? राष्ट्रगीत को लिखा है। तो इसको भी आप लोग ध्यान दीजिए। इसके साथ साथ एक बात और सुन लीजिएगा, देखिए जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी है, ये भारत या एशिया के पहले व्यक्ति है जिनको क्या है? साहित्य या नोबेल पुरस्कार मिला था। यानी भारत और एशिया का पहला नोबेल प्राइज किसे मिला था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था। या आप लोगों ने सुना होगा, जो शांति निकेतन जो विश्वविद्यालय है या पश्चिम बंगाल में जो स्थापित किया गया था, शांति निकेतन, तो शांति निकेतन का स्थापना करने वाले भी कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। तीसरी बात क्या होता है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने भारत और बांग्लादेश दोनों के राष्ट्रगान लिखे हैं, इसको भी याद रखिएगा। भारत के भी राष्ट्रगान इन्होंने लिखे हैं और बांग्लादेश का। और इनको माना जाता है कि श्रीलंका के राष्ट्रगान लिखने में भी इन्होंने मदद किया। इसको आप लोग देखिए, जो राष्ट्रगान लिया गया है, इसमें उन्होंने एक कविता लिखा था, भारत भाग्य विधाता। किस कविता से लिया गया है अगर आपसे पूछा जाए, तो भारत भाग्य विधाता जो कविता लिखी गई है, उनसे क्या होता है? ये राष्ट्रगान को लिया गया है।
अब बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में थोड़ा समझ लीजिएगा। इन्होंने एक बुक लिखा था आनंद मठ। बुक का नाम क्या था? आनंद मठ। और आनंद मठ में जो बुक लिखा था उसी में से क्या है आपका जो हमारा राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, उनमें से वहां से लिया गया। कौन से गीत से? आनंद मठ वाले पुस्तक से लिखा किया गया। ये किससे लिया गया? आनंद। और इन्होंने कौन सा कविता लिखा था? भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता करके, विधाता करके जो गीत लिखा था उसी से क्या है राष्ट्रगान को लिया गया है। और राष्ट्रगीत किससे लिया गया? आनंद मठ से लिया गया है। इसको भी याद रखिएगा, बहुत बार क्या होता है क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए यही छोटे छोटे क्वेश्चन क्या होता है पूछे जाएंगे, और जिनको नहीं आएगा उनको समझ चल जाएगा। इसको ध्यान रखिए। तो हमारे देश में जो राष्ट्रीय ध्वज है ये कब अपनाया गया था? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। क्या? राष्ट्रीय ध्वज, जो नेशनल फ्लैग जिसे कहते हैं। नेशनल फ्लैग आप लोग जानते हैं इसमें 3 रंग हैं, और उनमें जो लंबाई और चौड़ाई में जो अनुपात है वो 3:2 है। ये क्वेश्चन उत्तराखंड पीसीएस में भी पूछा गया कि हमारे राष्ट्रीय फ्लैग का जो अनुपात है, रेशियो, वो क्या है? तो 3:2 उनके रेशियो। और उसके बीच में क्या है? चक्र है जिसमें 24 तिल्लिया है। जो चक्र में कितना तिल्लिया है? 24 तिल्लिया है। और ये जो तिल्लिया वाले चक्र लिया गया ये कोणार्क के सूर्य मंदिर से लिया गया। कोणार्क आप लोग जानते हैं उड़ीसा में एक सूर्य मंदिर है, कोणार्क उनसे लिया गया है। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। उनसे क्या होता है लिया गया, उसमें 24 क्या है? तिल्लिया है। ठीक है, तिल्लिया मतलब उसमें जो लाइनिंग की जाती है, तो 24 घंटे को क्या होता है निरंतरता को दिखाते हैं। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हुआ कि हमारे संविधान में इसको अपनाया गया। अब ये संविधान जो बना था उसमें बहुत सारे समिति बना था, कमेटी बने थे। तो अलग अलग कमेटी का अलग अलग काम उनको डिवाइड किया गया था। और